स्टूडेंट्स, ये हमारा NPTEL का जर्मन 1 का ये हमारा मॉक टेस्ट है और 17 को आपका एग्ज़ाम है। तो ये सीरीज़ हमारी भी स्टार्ट हो रही है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस भी आपके लिए एग्ज़ाम में ना इस तरह से आएंगे। काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे क्या, ऑलमोस्ट पूरी क्लास मेरे से यही पूछती है कि सर जो हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। करने की इनको कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं आपसे आंसर पूछूँ ना, मेरे आंसर बताने से पहले ना आप खुद आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि टॉपिक्स आपने सारे पढ़ लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड जर्मन ग्रीटिंग यूज थ्रू आउट द डे। ओके, कौन सा ग्रीटिंग है जिसको आप थ्रू आउट द डे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कौन सा स्पेशल है, देखते हैं भाई। ऑप्शन ए गुटन मॉर्गन, ऑप्शन बी गुटन टाक, ऑप्शन सी गुटन आबेंट, ऑप्शन डी गुटेन नाक्ट। आप ना हर बार वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करें। देखिए, इसमें जो गुटन मॉर्गन है भाई, आप वो मॉर्निंग में बोलते हैं, आबेंट वाला आप इवनिंग में बोलते हैं, नाक्ट वाला नाइट में बोलते हैं। लेकिन हम इंग्लिश में भी देखें, जनरली कोई भी बंदा हमें मिलता है तो हम उससे बोलते हैं ना कि गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड डे बोलते हैं ना किसी भी टाइम हमको कोई मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा गुटन टाक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, इन जर्मन ऑल नाउन्स बिगन विथ ए कैपिटल लेटर विच लेक्चर एक्सप्लिसिटी स्टेट दिस फंडामेंटल रूल। ओके, लेक्चर का मीनिंग होता है आपकी व्याख्यात। हिंदी का प्रॉपर वर्ड है व्याख्यात। तो देखिए, आपको मैंने सिखाया है कि सेंटेंस है, उसमें जहाँ जहाँ पर आगे पीछे बीच में कहीं पे भी नाउन आ जाए, हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। देखिए, जैसे सेंटेंस नंबर 1 देखिए, इसमें देखो H कैपिटल है, ये नाउन है हमारा यहाँ पे। दूसरा देखिए, सेकंड सेंटेंस में आपका काफ़े का K कैपिटल है, यानी कि काफ़े आपका नाउन है। तीसरा देखिए वर्बन, वर्बन में V कैपिटल है, मतलब ये वाला आपका नाउन है। तीसरा नामे, नामे में देखो ये वाला नाउन है। देखो, ये उटपटांग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। आपको मैं बताऊँ इसमें क्या क्या करना है तो बहुत ही सिंपल से इसका आंसर, लेकिन बेफालतू का ये कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने जो इनकी बुक है ना, नेट्सवर्क करके, जो पुराना वाला एडिशन है, उसमें ना इन नाम से चैप्टर है। पहला चैप्टर है इसमें हेrzlich willkommen, चैप्टर नंबर 2 है स्त्रिंके गैरन काफ़े, ऐसे अलग अलग चैप्टर है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया था कि नाउन को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो उसका आंसर कौन सा है। देखिए, मेरे को पहले से इसका आंसर पता है, इसका आंसर बी आएगा। इनका जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड पता नहीं नंबरिंग कौन सी है, स्त्रिंके गैरन काफ़े, तो इस टॉपिक में इन्होंने ये वाली बात बताई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ब एंडिंग फॉर इज इन रेगुलर जर्मन वर्ब कॉन्जुगेशन। देखिए, वर्ब कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक आना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है इश, डू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, जी। एंडिंग क्या लगती है, ई, एस, टी, टेन, टेन। इस तरह से मैंने आपको बताया था। लेकिन क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट इस है उसके साथ एंडिंग क्या लगती है, यानी कॉन्जुगेशन क्या लगती है। देखिए, आंसर क्या आएगा इसका, ई लगेगी। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्मन टर्म फॉर हार्टी वेलकम। हार्टी वेलकम मतलब होता है किसी को दिल से वेलकम करना। तो देखते हैं, गुटन टाक, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो, आपको एग्जाम में भी इसी सेम चीज़ करनी है। पहले जो आपको लगता है ना कि जो एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। गुटन टाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आओ वीडरजेन यानी गुड बाय, किसी को बाय करते हैं तब इसको यूज़ करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं है। हेर्जलिस विलकॉमन, ये वाला आंसर है। हेर्जलिस विलकॉमन होता है मतलब किसी को हार्टफुली किसी को वेलकम करना, हार्टी वेलकम। और डांकेश्योन का मतलब होता है थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, मेरी जो इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो आपको थोड़ी गड़बड़ लग सकती है, क्योंकि मैं जर्मन लैंग्वेज टीचर हूँ। तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं जर्मन वर्ड्स को ज़्यादा प्रोनाउंस करता हूँ यहाँ पे। और दोनों की ही स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन उनको प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेक्चर
व्हाट इज़ द प्राइमरी टेंस यूज फॉर स्पीकिंग अबाउट पास्ट एक्शन इन एवरीडे जर्मन कन्वर्सेशन। देखिए ये तो मैंने आज क्लासरूम में भी डिस्कस करा था, और आपको जब मैंने टॉपिक करा था तब भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो हमसे बोल रहा है कि ये कि आपकी जो एवरीडे जो लाइफ है उसमें अगर आपको कोई पास्ट एक्शन बताना है, जो काम हाल फिलहाल में हुआ है फिर जो हो चुका है, तो उसमें आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। देखते हैं भाई। प्रेटेरिटुम, इसका मतलब तो पास्ट ही होता है। प्लसकम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि पार्टिसिप्स वाई, शॉर्ट में बोले तो पेट्स वाई। ओके, तो हम भी डेली लाइफ में जब हम बातचीत करते हैं तो उस टाइम पे अगर हमको पास्ट वाली कोई बात बतानी है तो हम वहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ ना कर करके कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, परफेक्ट वाला टेंस करते हैं, क्योंकि परफेक्ट में होता है मतलब वो काम हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। विच जर्मन वर्ड फॉर मैप इज बेसिकली यूज्ड फॉर ए कंट्री और रीजन मैप। आपको बताना है भी कौन सा वर्ड है, वो आप कंट्री या फिर किसी रीजन मैप को बताने के लिए यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। पहला है इसमें कार्टे। कार्टे का मतलब भी मैप होता है। लांट कार्टे, लांट कार्टे होता है कंट्री मैप, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, अगर आपको किसी कंट्री के बारे में बताना है तो आपको कंट्री मैप यानी कि लांट कार्टे लिखना पड़ेगा। लांट का मतलब होता है कंट्री और कार्टे का मतलब होता है मैप। और ऐसे स्टार्ट प्लान, सिटी प्लान, एटलास का मतलब एटलास ही होगा, जो आपने ग्लोब का टाइप का देखा होगा उसको बोलते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। स्टूडेंट्स आप खुद से भी इसका आंसर करने की कोशिश करिए। 7 देखिए, व्हाट इज़ द जर्मन वर्ड फॉर नंबर्स। नंबर्स यानी काउंटिंग। अब काउंटिंग के लिए देखिए कौन सा जर्मन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, अब खुद से एक बार ट्राई करिए। बुकस्टाबियन, बुकस्टाबियन मीन्स टू स्पेल। सालन, देखो ये वाला आंसर होगा, आंसर नंबर बी। सालन का मतलब होता है आपका नंबर। ओके, और व्योटर का मतलब वर्ड होगा, जेड से का मतलब होगा सेंटेंस। अभी तो सारे इजी ही आ रहे हैं, देखिए इजी इन्होंने लिख भी रखा है। इजी टाइप के क्वेश्चन ही हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वीक 1, वीक 2 या वीक 3 के ही ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, और आपने सारा कुछ सेमेस्टर 1 में भी कर लिया था वाईएमसी के अंदर। इन जर्मन व्हाट इज़ द फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीचिंग सपोर्ट रोल लाइक ट्यूटरिंग और प्राइवेट लेसन। देखिए प्राइवेट लेसन आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आपको कोई प्राइवेटली टीच करता है, जैसे आप लोग ट्यूशन लेते हैं, है ना। ट्यूशन लेना सही रहेगा, ट्यूशन इसका ज़्यादा सही मीनिंग है। प्राइवेट लेसन इन प्राइवेट क्लासेस, तो वो तो आपकी ट्यूशन में होती है। तो देखते हैं, यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटी में भी ऐसी कोई प्राइवेट क्लास नहीं होती। शूल है, स्कूल में भी कोई ऐसी प्राइवेट क्लास नहीं होती। नाक हिल्फ है, नाक का मतलब होता है आफ्टर और हिल्फ का मतलब होता है हेल्प। तो आफ्टर हेल्प, आफ्टर हेल्प यानी स्कूल के या कॉलेज के बाद जो हेल्प होती है, तो ये हो सकता है आपका आंसर। इसका आंसर होगा आपका सी। और बिब्लियोटेक यानी कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो कोई आपकी भी अलग से आपको पर्सनल क्लास नहीं देगा। ठीक है, तो नाक हेल्प है मतलब जो आपके जो पर्सनल ट्यूटर होते हैं, जो वो आपकी हेल्प करते हैं, उसको बोला जाएगा प्राइवेट क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्मन टर्म फॉर सूटकेस। बहुत ही सिंपल है। जो 150 वर्ड की मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया अभी आपको। ठीक है, आप, मैं इस वीडियो के लिंक में भी व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, जो बाकी के बच्चे हैं तो वहाँ पे आके जो नोट्स हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सूटकेस के लिए कौन सा वर्ड है, खुद से एक बार ट्राई करिए। टाशे, टाशे यानी बैग। बुक, बुक। कॉफर, कॉफर यानी सूटकेस होगा। हैम्ट, हैम्ट यानी शर्ट। स्टूडेंट देखिए सारे वर्ड ना वही हैं जो क्लासरूम में हमने कभी ना कभी डिस्कस ज़रूर करे हुए हैं, तो कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है। अब मैंने आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, ये जो 150 वर्ड अगर आपको आते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई वर्ड बाहर का देखने को मिलता है तो मेरे को कमेंट में बता देना। स्पेशली ये सतयुग और आपके अरावली कॉलेज के बच्चों के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली ए पार्ट ऑफ जर्मन अल्फ़ाबेट। इसमें से कौन सा भी जर्मन अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, बट ए स्पेशल कैरेक्टर, बट ए स्पेशल कैरेक्टर। सो ज़रा देखते हैं भी इसको। इसका आंसर भी देखो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपने अच्छे से देखा हुआ है, ये आपका सी वाला है। और इवन आप कई बार एच को डबल एच की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। When expressing a general liking for a activity, which adverb is used in German? Activity
जब अगर किसी एक्टिविटी किसी गेम को अगर आप पसंद करते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड आप लोग यूज़ करते हैं? चलिए देखते हैं। जैर, जैर का मतलब होता है वेरी, गैरन का मतलब होता है लाइक। इसका आंसर आएगा गैरन। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आप कैसे बोलेंगे? इस स्पीले गैरन क्रिकेट। मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, इस स्पीले गैरन फुटबॉल। तो अपनी जब आप पसंद बताएंगे किसी को तो वहाँ पे आप गैरन लिखेंगे। स्टूडेंट जो मैं चाहूँ तो मैं इनका जो आंसर है डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, हो सकता है इसी से मिलता जुलता वो दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। तो अब मेरी पूरी बात को अच्छे से सुनिए भी, मैं क्या क्या इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। गुड का मतलब गुड होगा, फील का मतलब मच होगा। ओके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन यूसेज बिटवीन वो एंड वोहर इन जर्मन क्वेश्चन? आपको बताना है कि वो और वो है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपको आंसर बताने से पहले ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो का मतलब होता है वेयर, यानी कि किसी पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए पूछते हैं कि भाई आप लोग कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वो वोनन जी। वोहर का मतलब होता है जब सामने वाला बंदा आपकी तरफ आ रहा होता है, सामने वाला बंदा आपकी तरफ आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। ऑप्शंस को पढ़िए भाई। वो आस्क अबाउट टाइम, बिल्कुल ही गलत है। टाइम के बारे में तो नहीं पूछते, तो मतलब ये तो पहले ही गलत हो गया, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वो आस्क अबाउट स्टेटिक लोकेशन, देखो स्टेटिक लोकेशन है, किसी पॉइंट ऑफ प्लेस के बारे में पूछते हैं, वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो, तो एक स्टेटिक लोकेशन के बारे में होता है। दूसरा और चेक करते हैं, वो है आस्क अबाउट ओरिजिन और मूवमेंट, यही वाला सही है भाई। वो है कॉमन जी, तुम कहाँ से आए हो, देखो ये भी आने की बात कर रहा है, सामने की तरफ से आपकी तरफ कोई आ रहा है, या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसका आंसर होगा आपका बी। बाकी आप दोनों ही खुद से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसको। विच रूल अप्लाइज टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल जी यू इन जर्मन? क्वेश्चन ये है कि भाई जो हमारा कैपिटल जी है इसको हम यूज़ कब करते हैं, यानी कि हमें कैपिटल जी कब लिखना है। वैसे तो मैं क्लास में आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ओनली कैपिटलाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये बोलता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही कैपिटल जी लिखते हैं। देखो आपने देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाला देखिए, ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी जी है। ये कैपिटल जी इस वाले की बात कर रहा है भी, साफ साफ लिख दिया कैपिटल जी। आपको मैंने बताया है कि सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा, चाहे इससे बन रहा है, इससे किसी से भी बने, तो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। ओके ये वाली बात तो सभी में लागू होती है। वो हमसे कैपिटल जी के बारे में पूछ रहा है, चलिए देखते हैं इसको। इट इज़ ओनली कैपिटलाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये हमेशा जो सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इसको यूज़ करना है। ऐसा है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही है, बिल्कुल ये तो गलत हो गया, ये ओनली वर्ड नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, इट इज़ नेवर कैपिटलाइज, इसको कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सी वाला देखते हैं, इट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज, इसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस, ये वाला सही आंसर है। देखिए कैपिटल जी के लिए मैंने आपको बताया है, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए, आपको हर प्लेस पे कैपिटल जी ही लिखना है। किसके लिए? जब वो फॉर्मल वाली बात कर रहा है, तो इसका मतलब होता है यू, यानी आप। इसका आंसर भी हमारा सी वाला होगा। 14 देखिए, इन द जर्मन परफेक्ट टेंस व्हेन ए जाइन यूज्ड एज द हेल्पिंग वर्ब। आपको बताना है कि जर्मन परफेक्ट टेंस में आपको जाइन एज ए हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ करना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सिखाया था, ये परफेक्ट टेंस सिखाया था ना, पेज 5 वाला टॉपिक था, उसमें बताया था कि अगर कोई वर्ब ऐसी है, जैसे आपके पास है, चलो और इजी वाला ले लेते हैं, जैसे गे कॉमन है, ये देखो ओरिजिनल वर्ब इसमें कॉमन है, प्रेजेंट फॉर्म, इसका पेज 5 क्या बन जाएगा, गे लग जाएगा आगे, यानी कि गे कॉमन। मैंने बताया था कि जिस वर्ब में आपको मोशन नज़र आए, जैसे कॉमन है इसमें मोशन होता है, तो अगर मोशन है तो इसमें आप हाबन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, जाइन यूज़ करेंगे। देखते हैं भी कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। फॉर वर्ब दैट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत है। फॉर वर्ब एक्सप्रेसिंग मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी,
देखो ये वाला सही है। अगर कोई वर्ब है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमको मूवमेंट शो करे तो तब वहाँ पे उसको यूज़ करने से कॉमन कॉमन सामने से कोई आपकी तरफ आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, गहन बंदा कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, बाकी जो ऑप्शन है भी आप इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो आप जहाँ पे आंसर मिल जाएगा मैं उसी को टिक कर दूंगा। ओके, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसिव प्रोनाउंस वुड बी यूज्ड फॉर ए फेमिनिन सिंगुलर नाउन लाइक द एड्रेस है व्हेन रेफरिंग टू माई एड्रेस। हमें बताना है कि कौन सा भी इसमें हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ऑयर, ईयर, ईयर, ये वाले सेंटेंस मैंने आपको रटवाया था। इसमें क्या है, एक आपके पास इन्होंने फेमिनिन नाउन दे दिया है, फेमिनिन की पहचान होती है आगे डी होता है, तो इन्होंने वर्ड आगे लिख दिया है माई। माई को क्या बोलते हैं जर्मन में, माइन बोलते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको अगर माइन यहाँ पे यूज़ करना है तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड लिखेंगे। चलिए देखते हैं। माइन तो नहीं हो सकता, गलत हो गया। इसका आंसर हो सकता है हमारा माइन है, क्योंकि हमने टेबल पढ़ी थी ना, माइन, माइनन, माइनम, माइन, माइन, माइनम, माइने, माइने, माइनर, ये वाली टेबल आपने पढ़ी थी। तो ये फेमिनिन नाउन है तो माइने आ गया। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई न्यूट्रल नाउन होता या फिर मान के चलो कोई मैस्कुलिन नाउन होता, तब आप यहाँ पे क्या यूज़ करते, आप लोग यहाँ पे यूज़ करते माइनर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जर्मन नेगेटिव आर्टिकल काइन। आपका जो काइन एक वर्ड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल कराई थी, बहुत स्टार्टिंग में, काइन, काइनन, काइनम, काइन, काइन, काइनम। तो देखिए बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें आ रही हैं। जो काइन है आपको इतना तो पता है भी, इसका मतलब होता है आपका नो, यानी किसी चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, देखिए, टू नेगेट वर्ब, वर्ब को नेगलेक्ट करना, टू नेगेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को नेगलेक्ट करना, या फिर टू नेगेट नाउन विदाउट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। ये इसका आंसर ये वाला सही है भाई। तो देखो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काइन का मतलब नो होता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई टू नेगेट नाउन विदाउट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। इसको देख लेना भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सभी। विच ऑफ दीज वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस ए जनरल प्रेफरेंस और फॉन्डनेस रेदर देन ए स्पेसिफिक इमीडिएट डिज़ायर। आपको बताना इन चार वर्ब में से, देखो मैंने आपको मोडाल वर्ब बहुत डिटेल में कराई थी। आपको बताना इन चार मोडाल वर्ब में से कौन सा वर्ड है जो एक जनरल प्रेफरेंस या फॉन्डनेस, मतलब वो सिर्फ एक पसंद को शो करता है, यानी कि लाइक को बताने के लिए कौन सा वर्ड है। रेदर देन ए स्पेसिफिक, ये लाइन को ध्यान में रखना, रेदर देन ए स्पेसिफिक इमीडिएट डिज़ायर, इमीडिएट डिज़ायर की बजाय ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिर्फ यहाँ पे लाइक को शो करेगा, सिर्फ आपको पसंद बतानी है। हालांकि आपको इसका आंसर पता होगा, फिर भी मैं डिस्कस करूँगा। म्योस्टन, म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू, मतलब आपको वो चीज़ चाहिए और पसंद भी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि आपको वो चीज़ डिज़ायर है, उसके लिए मना करा है, लेकिन वो पसंद होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ फेल हो गई। वॉलन, वॉलन मीन्स टू वांट, और इसमें तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा हमारा म्योगन। म्योगन का मतलब होता है जस्ट लाइक, पसंद करना सिर्फ। ओके, तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन जर्मन व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द पार्टिसिप्स वाई, यानी पेट्स वाई, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब एंडिंग इन IEREN। चलिए देखते हैं। मैंने आपको हालांकि ये पॉइंट इतना डिटेल में नहीं बताया था क्लासरूम में। देखिए जनरली अगर आपको पेट्स वाई बनाना है तो आप क्या करते हैं, आगे गे लगा देते हैं, बीच में रूट वर्ड आता है और लास्ट में टी या फिर EN आता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मान के चलो ऐसी वर्ब है जो लास्ट में उसके IERN आता है, जैसे टेलीफोनियरन, इसमें लास्ट में IERN आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको इसमें गे लगाने की ज़रूरत नहीं है, गे नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ये बस इसमें सिंपल सा रूल है कि आपको जनरली तो आप गे लगाते हैं, लेकिन कोई वर्ब IERN पे एंड हो रही है तो आगे गे लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं
टेक दी जी ई प्रीफिक्स एंड इट टी। देखो मैंने तो साफ मना कर दिया, जी ई नहीं लगाना, तो पहला वाला आंसर नहीं है इसमें। टेक दे टेक दी जी प्रीफिक्स एंड इन ई एन। देखिए एक बात तो सही हो गई, सॉरी गलत होगी, ये वाला भी गलत है। दे टेक दी जी प्रीफिक्स, हाँ ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको फिर, क्योंकि इसमें जी ई आएगा ही नहीं। थर्ड वाला देखते हैं, दे डू नॉट टेक दी जी ई, ये अपने साथ जी ई नहीं लेते, और एंड इन टी से ये वाला, एक तो इनमें आगे जी नहीं लगता और इनके लास्ट में आपको देखने को मिलता है टी, ई एन नहीं देखने को मिलेगा कभी भी आपको। स्टार्टिंग में एक तो जी नहीं आएगा और लास्ट में टी देखने को मिलेगा, तो क्या बन जाएगा टेलीफोनियरन का, टेलीफोनियट बन जाएगा। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सभी। व्हाट इज़ द करेक्ट इनफॉर्मल वे टू से 7:30 इन जर्मन। 7:30 बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। इनफॉर्मल तरीके से 7:30 को क्या बोलेंगे, कमेंट में बताएंगे सभी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज द जर्मन फ्रेज इस habe एज ज़ाट मीन। इसका मीनिंग होगा भाई इस habe एज ज़ाट, मतलब आई एम फीड अप विद इट। जैसे एस का मतलब होता है इट, देखो दो सेंटेंस है, इस बिन ज़ाट, ज़ाट का मतलब होता है फुल, आई एम फुल, लेकिन यहाँ पे इस habe एस का मतलब यहाँ पे इट से है। जैसे आपको चीज़ खाने लग रहे हो, आप खाने लग रहे हो भाई, आप खाने लग रहे हैं बिरयानी खाने लग रहे हैं, तो मतलब भाई मैं इससे फीड अप हो चुका हूँ। अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो मतलब आई एम फुल, तो दोनों तरीके से तैयार रहना। इसका आंसर आई एम फुल ये वाला नहीं है, आई एम सेटिस्फाई ये वाला भी नहीं है, इसका आंसर होगा सी, आई एम फीड अप विद इट। ओके आगे बढ़िए, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है ग्लूकलिश, ऐसा आ जाए तो देख लेना वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डाटिव फॉर्म ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल फॉर ए मस्कुलिन नाउन। देखिए आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बेसिक टेबल कराई थी ना डेफिनेट इंडेफिनेट नाउन की, और वो सिलेबस में भी है। जैसे आपको पता है कि कोई डेफिनेट यानी डेयर वाली टेबल है, आपको ने पढ़ा हुआ है डेयर, डैन, डैम, दास, दास, डैम, दी, डेयर, डी, डैन प्लस एन। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको से पूछ रहा है अगर कोई मैस्कुलिन नाउन है, मैस्कुलिन यानी कि ये वाला, इसमें केस आ रहा है डाटिव, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, तो उसके तौर पे आप कौन सा वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो देखेंगे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे टेबल है आपकी, जेंडर है मैस्कुलिन और केस आ रहा है डाटिव, तो कहाँ पे क्रॉस करेगा, यहाँ पे करेगा। इसका आंसर आएगा डैम। ठीक है, ये बेसिक में है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, इन जर्मन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडल वर्ब म्यूशन निस्ट मस्ट नॉट। देखो इसका तो बहुत ही सिंपल सा है, पढ़ते पढ़ते ही आ गया, मस्ट नॉट, या फिर इन जर्मन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडल वर्ब म्यूशन निस्ट। म्यूशन का मतलब होता है मस्ट और निस्ट का मतलब होता है नॉट। सो एक बार पढ़ते हैं, एक तो मस्ट नॉट, डू नॉट नीड टू, इसका भी दोनों आंसर हो सकते हैं, इसका ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। वैसे अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेटर पे डालेंगे तो मस्ट नॉट आएगा, लेकिन अगर म्यूशन निस्ट एक साथ देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है डू नॉट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आप मेरे हिसाब से ना इसका ना बी वाला पिक करो, और वैसे गूगल ट्रांसलेटर पे इसका आंसर मस्ट नॉट आएगा। अब दोनों को ही टिक कर लो फिर। ठीक है, आगे वाला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन ऑलवेज रिक्वायर द आकुजाटिव केस। देखो आकुजाटिव केस, आकुजाटिव केस का मतलब है आकुजाटिव प्रीपोजिशन। मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्लासरूम में आकुजाटिव प्रीपोजिशन के लिए। क्या ट्रिक थी? ट्रिक ये थी, बी एफ यू डॉगी। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। BFUDOGE, बेस्ट फ्रेंड यू डॉगी, बेस्ट फ्रेंड यू डॉगी, ये ट्रिक है। तो B फॉर बिश, F फॉर फ्यूर, U फॉर D फॉर डूर्स, O फॉर ओने, G फॉर गिगन, E फॉर एंटलांग। तो देख लीजिए भी इसमें से कौन सा जो वर्ड है जो इससे मैच हो रहा है। मिट डाटिव, फोन डाटिव, सू डाटिव, डूर्स आकुजाटिव। देखो ये वाला आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर नंबर होगा हमारा D। ये बहुत अच्छी ट्रिक है भाई,
और देखो डायरेक्ट मैंने बोला था कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए इस तरह का तो कर लेना वहाँ पे। सो बेस्ट फ्रेंड यू डॉगी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन यूजिंग अ मोडाल वर्ब विद द सेपरेबल वर्ब इन ए जर्मन सेंटेंस व्हाट हैपन टू द सेपरेबल वर्ब। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है अगर आपके पास सेंटेंस में कोई मोडाल वर्ब है तो उस कंडीशन में जो सेपरेबल वर्ब आपको पता है अभी, जैसे आइन लाडन है, इसमें क्या होता है जनरली लाडे आगे आता है और आइन पीछे चले जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसी सेम सेंटेंस में एक मोडाल वर्ब भी है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको पता है मोडाल वर्ब आएगी, फिर बाकी की चीज़ें आएंगी, और सबसे लास्ट में जो ये 300 बार यानी कि सेपरेबल वर्ब है इसको ओरिजिनल, या फिर ओरिजिनल को जर्मन में बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी ओरिजिनल फॉर्म है उसको ऐसा के ऐसा ही लिख देना है। मतलब आगे पीछे नहीं करना है उसको, ऐसा के ऐसा ही लिख दो, क्योंकि सेकंड प्लेस पे मोडाल वर्ब है। तो देखिए द प्रीफिक्स सेपरेट एंड गोज टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, गलत है ये वाला। प्रीफिक्स यानी आगे वाला जो पार्ट है बोल रहा है वो कहाँ पे जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। 2 प्रीफिक्स सेपरेट एंड गोज टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये बोला प्रीफिक्स आपका सेपरेट हो जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में चले जाएगा। इसमें आगे जाने के लिए बोल रहा था, इसमें लास्ट में जाने, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, गलत है ये भी। सी वाला देखिए द एंटायर सेपरेबल वर्ब रिमेन इन इट्स इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव मतलब ओरिजिनल फॉर्म। ये बोल रहा है कि जो वो सेपरेबल वर्ब है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में। देखो मैंने ये बोला है सेंटेंस के लास्ट में वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी, इसका आंसर होगा हमारा सी। द सेपरेबल वर्ब इज कॉन्जुगेटेड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मोडाल वर्ब को रिप्लेस नहीं करेगी, मोडाल वर्ब कुछ भी हो जाए सेकंड प्लेस पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द ग्रामेटिकल जेंडर ऑफ ए जर्मन कंपाउंड नाउन। देखते हैं जरा, देखिए ये बोल रहे हैं कि जैसे आपके पास कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन जैसे मेरे को 2 वर्ड से मिलके जो तीसरा वर्ड बनता है ना उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे एक आपके पास वर्ड है वोनन, वोनन मतलब टू लिव, और दूसरा वर्ड है सिमर, तो सिमर का मतलब होता है रूम और वोनन का मतलब होता है लिव, तो मिलके क्या बन जाएगा वॉन सिमर मतलब लिविंग रूम। अब ये बोल रहा है कि जो ये कंपाउंड नाउन होता है आपको इसका जेंडर पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे। देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था, इसमें जो पीछे वाला वर्ड होगा ना, यानी कि पीछे वाला जो नाउन है जो इसका जेंडर है वही इस पूरे नाउन का जेंडर बन जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पीछे वाला वर्ड है इसका जो जेंडर है वही जेंडर अब इस नए वाले वर्ड का बन जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज मैस्कुलिन, ये हमेशा मैस्कुलिन रहेगा जो कि बिल्कुल गलत है। इट इज़ ऑलवेज फेमिनिन, हमेशा फेमिनिन रहेगा, ये बात भी गलत है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द नाउन, ये बोल रहा है कि नाउन का जो फर्स्ट आगे वाला कंपोनेंट है इससे पता चलेगा, नहीं गलत है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द नाउन, ये जो नाउन का पीछे वाला कंपोनेंट है इससे राइट, पीछे वाले कंपोनेंट से ही पता चलेगा, इसका आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ब्स करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेसिंग समथिंग वर्टिकली एक्शन एंड इट्स स्टैटिक वर्टिकल पोजीशन। चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है इसमें से कौन से वर्ड हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी डिफरेंस क्रिएट करते हैं अगर कोई चीज़ है आप उसको वर्टिकली प्लेस करते हैं। देखो इसके बारे में प्रीपोजिशन में मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करी थी लेकिन डिटेल में नहीं करा था। वर्टिकल मान के चलिए आपके पास ऐसे कोई वाटर बॉटल है, आप इसको ऐसे रखेंगे तो कॉन्टैक्ट कैसा है भी, वर्टिकल कॉन्टैक्ट है। दूसरा आपके पास मान के चलो कोई बुक रखी हुई है, कैसा कॉन्टैक्ट है, हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट है, वर्टिकल है। तो इसमें 2 वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब होगा वर्टिकल कॉन्टैक्ट वाला। चलिए बात करते हैं लीगन लेगन। पहला लीगन लेगन, अगर कोई चीज़ आप हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो आप ये दोनों वर्ड को यूज़ करेंगे। जित्सन जैत्सन, अगर मान के चलो आप किसी प्लेस पर बैठते हैं, बैठने में तो दी ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमें समझ में नहीं आ रहा है खास तौर से, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है आपका स्टीहन स्टीलन, अगर किसी स्टीहन या स्टीलन का मतलब होता है कोई चीज़ आप जो वर्टिकली रखते हैं, तो इसका आंसर हमारा सी वाला होगा। हैंगन, हैंगन का मतलब होता है हैंग करना, लटकाना,
तो अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को रखेंगे तो ये दो वर्ड को यूज़ करेंगे, अगर आप वर्टिकली किसी चीज़ को रखेंगे तो आप ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे। यही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए जर्मन फॉर्मल लेटर व्हाट इज़ द करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर एन अननोन और हाईली फॉर्मल मेल रेसिपेंट। और ये क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आप किसी मेल रेसिपेंट को भी कोई फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर, इस वर्ड पे खास ख्याल रखना भाई। फॉर्मल लेटर है और किसको लिख रहे हैं भाई? मेल, किसी मेल को लिख रहे हैं। तो देखो आजकल में हमने इसके बारे में बात करी है। लेटर है फॉर्मल और मेल है यहाँ पर, तो आप कौन सा देखिए, लीबे हैर, ये वाला नहीं हो सकता। लीबे तो आप इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, लीबर और लीबे इनफॉर्मल है। सी वाला देखते हैं, जैर गैटर हैर, देखो मिस्टर और जैर गैटर यानी फॉर्मल में यूज़ करते हैं और लास्ट में ई आर आता है, तो इसका आंसर हमारा सी वाला होगा, ठीक है। और एक चीज़ और है भी, जर्मन्स जब आपको अगर कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो आपका सरनेम यूज़ करते हैं, यानी नाक नामे यूज़ करते हैं। अगर आपका नाम मान के चलो राहुल कश्यप है तो वो आपको मिस्टर राहुल नहीं बोलेंगे, वो आपको मिस्टर कश्यप बोलेंगे। नाकनामे मतलब सरनेम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विशन एंड कैनन इन जर्मन? देखो ये वाला मैंने आपको बताया हुआ है, विशन एंड कैनन, इन दोनों का ही मतलब भी टू नो होता है, किसी को जानना। एक्चुअली 3 वर्ड है, कैनन, विशन, क्योनन। अगर आप किसी पर्सन, प्लेस या किसी थिंग को जानते हैं तो आप यूज़ करेंगे कैनन विथ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आप कर लेंगे। विशन आप यूज़ करते हैं जब आप किसी सिचुएशन या फिर किसी फैक्ट को जानते हैं। द सनराइज इन द ईस्ट, पढ़ने से पास हो जाओगे, ये फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे, सिचुएशन फैक्ट है आपके लिए। तो इन जगहों पे आप विशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कैनन यूज़ करना है। एक तीसरा वर्ड होता है क्योनन, वो हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं। जब आप किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज को जानते हैं तो वहाँ पे आप लोग क्योनन यूज़ कर लेते हैं। देखने में ये आपको मोडाल वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन ये मोडाल वर्ब नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये फालतू में कन्फ्यूज़ करेगा आपको। तो देखते हैं भाई कौन सा कहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोलता है आपको विशन इज़ फॉर नोइंग पीपल। गलत हो गया भाई, तो पहले ही गलत है। विशन किस लिए यूज़ करते हैं? सिचुएशन और फैक्ट को जानने के लिए, तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। पहला ए वाला गलत है, बी वाला देखते हैं। विशन इज़ फॉर नोइंग फैक्ट, फैक्ट को जानने के लिए विशन यूज़ करते हैं, सही है यहाँ तक। कैनन इज़ फॉर नोइंग पीपल, प्लेस और बीइंग एक्वांटेड, ये वाला आंसर सही है। पर्सन, प्लेस या थिंग को जानते हैं तो कैनन, सिचुएशन फैक्ट को जानते हैं तो विशन। ओके आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, व्हेन यूजिंग ए वैक्सल preposition, two-way preposition like in which case is used if the verb implies a static position? आंसर वो देखिए, आप लोगों को ना मैंने वो पढ़ाया था वैक्सल प्रीपोजिशन। तो वैक्सल प्रीपोजिशन देखो, आपको हिंटर, उंटर, उबर, नेबन, इस तरह का मैंने जो आपको कराया था। ये बंदा ना आपसे बोल रहा है कि अगर कोई स्टैटिक पोजीशन है, देखिए इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वैक्सल प्रीपोजिशन का मतलब होता है, इसमें 2 तरह के केसेस आते हैं, अकुजाटिव और डाटिव। अकुजाटिव आता है जब सेंटेंस में कोई मोशन होता है, डाटिव तब आता है जब सेंटेंस बिल्कुल रेस्ट में होता है, यानी कि स्टैटिक होता है। तो यही बोल रहा है कि वैक्सल प्रीपोजिशन में अगर वर्ब इम्प्लाइज करती है आपकी स्टैटिक पोजीशन को, अगर उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो कौन सा केस लेंगे आप? डाटिव केस लेंगे। इसका आंसर आएगा सी। वैसे इतना डिटेल में पूछना नहीं चाहिए था, इन्होंने पूछ लिया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू ए गेस्ट हाउस और ए बेड एंड ब्रेकफास्ट इन जर्मन? देखिए थी, ये तो बहुत ही सिंपल सा आपके लिए, देखते हैं ज़रा। कोई गेस्ट हाउस को, बेड एंड ब्रेकफास्ट इन जर्मन, इनको भी क्या बोला जाएगा? मिटे, मिटे का मतलब किराया होता है, रेंटे का मतलब किराया वो होता है आपका। पेंशन, पेंशन देखो इसका मीनिंग ये वाला सही निकलेगा। वोनुंग का मतलब अपार्टमेंट होता है। पेंशन मतलब बेड एंड ब्रेकफास्ट या फिर गेस्ट हाउस, उसको बोला जाएगा भाई।
चलिए ये वीडियो हमारी यहीं तक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। फाइनल टाइम चल रहा है आप लोगों का।